नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। विधान परिषद चुनाव में भाजपा और सहयोगी दलों के प्रत्याशियों ने सोमवार को विधान भवन में नामांकन फाइल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, राज्य सरकार के कई मंत्री और भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी भी मौजूद रहे। 10 एनडीए एमएलसी उम्मीदवारों ने उत्तर प्रदेश एमएलसी चुनावों के लिए नामांकन दाखिल किया। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह ने नामांकन किया। इसके अलावा भाजपा प्रत्याशी विजय बहादुर पाठक, भाजपा प्रत्याशी अशोक कटारिया ने नामांकन किया। महेंद्र कुमार सिंह, विजय बहादुर पाठक और अशोक कटारिया वर्तमान में भी विधान परिषद के सदस्य हैं। पार्टी ने इन्हें फिर से विधान परिषद भेजने का निर्णय किया है। भाजपा प्रत्याशी मोहित बेनीवाल ने किया नामांकन और साथ ही साथ आपको बता दें कि बेनीवाल भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। विजय बहादुर पाठक भी भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र कुमार सिंह ने भी नामांकन किया। भाजपा प्रत्याशी राम तीरथ सिंघल ने भी नामांकन किया। भाजपा के 7वें प्रत्याशी के रूप में संतोष सिंह ने भी नामांकन दाखिल किया। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ यूपी के ब्यूरो चीफ अक्षत दत्त जोशी जुड़ गए हैं। अक्षत, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल भारती, देखिए आज विधान परिषद चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने प्रत्याशियों ने आज योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य के सामने उनके सामने उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। देखिए भाजपा ने अपने सिर्फ 10 प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से 7 भाजपा के प्रत्याशी थे, बाकी 3 उसने अपने सहयोगी दलों को जो है मौका दिया था। जिसमें देखिए एनडीए एमएलसी उम्मीदवार जो थे उनमें से चुनावों के लिए आज नामांकन किया गया, जिसमें डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह का नाम है। जिसके अलावा भाजपा के जो प्रत्याशी हैं विजय बहादुर पाठक हैं, साथ ही अशोक कटारिया है, महेंद्र कुमार सिंह है, विजय बहादुर पाठक है और ये तमाम जो बीजेपी के सिंबल पे इनको उतारा गया है, ये बीजेपी के नेता है। साथ ही जो 3 अन्यों को जो सीट दी गई थी, जो 3 अन्यों के नामांकन बीजेपी ने भेजे थे, उसमें से अपना दल एस के प्रत्याशी के रूप में कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल का नाम है। साथ ही जो रालौत के प्रत्याशी हैं योगेश चौधरी, उनका भी नाम है। इसके साथ सुभाषपा के प्रत्याशी विजय लाल राजभर ने भी आज नामांकन भरा है अपना। अक्षर, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि नामांकन के दाखिल होने के साथ ही अब आगे की स्थिति क्या कुछ रहने वाली है? देखिए बीजेपी ने जो अपने 10 उम्मीदवार एमएलसी के जो उम्मीदवारों को जो बीजेपी ने नामांकन आज जिनका भरा है, ये वो उम्मीदवार हैं जो निर्विरोध तरीके से जीतेंगे। बीजेपी ने इसीलिए 10 प्रत्याशी अपने से उतारे हैं, वो नामांकन करवाया है जो कि निर्विरोध जीतेंगे। देखिए इसमें से ज्यादातर तो जो है, जैसे आशीष पटेल की बात करें वो पहले भी एमएलसी थे, और बीजेपी की अगर जो बात करें तो उसमें जो महेंद्र कुमार सिंह है, साथ में विजय बहादुर पाठक है, अशोक कटारिया, ये सब पहले भी एमएलसी रहे और इनका कार्यकाल अच्छा रहा। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जो विधानसभा है उसमें बराबर इनकी मौजूदगी रही है, हर कार्य में ये आगे रहे। साथ ही इनके जो जनता से इन्होंने अच्छा संवाद किया, तो कहीं ना कहीं ये वो नामांकन है जिन पे मोहर लगनी है, ये एमएलसी बनेंगे ही। अक्षर, आपने कहा कि कुछ एमएलसी इसमें पहले भी रह चुके हैं और हम देख भी रहे हैं, बता भी रहे हैं लगातार, तो इससे क्या कुछ फायदा बीजेपी और अन्य पार्टियों को होने वाला है? देखिए बीजेपी को इससे सीधा फायदा मिलेगा कि जब बीजेपी विधानसभा में अपना कोई भी अपनी नई अगर रूल अगर पारित करती है या कोई भी नया अगर कुछ लाती है बीजेपी, तो उसमें एमएलसी जो इनके रहेंगे वो इनका पूरा सपोर्ट करेंगे। इसमें कहीं बीजेपी के खिलाफ नहीं जाएंगे, जैसे कि अभी हमने देखा था कि समाजवादी के पार्टी के कुछ नेता थे जिन्होंने की चुप्पे से बीजेपी को वोट सपोर्ट कर दिया था, जिसके बाद उनको समाजवादी पार्टी से हटा दिया गया था। तो इस तरह की कोई गतिविधि, पार्टी विरोधी गतिविधि नहीं होने पाएगी अगर बीजेपी के प्रत्याशी उनके साथ जीत के आते हैं नामांकन में। अक्षत, गुड्डू जमाली एक ऐसा नाम है जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है इस बार के चुनावों में, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या फिर ये एमएलसी के चुनाव हो। तो इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? कैसी छवि है उनकी और कितनी जीत वो दिला सकते हैं उस पार्टी को?
देखिए, ये कहना गलत नहीं होगा कि गुड्डू जमाली एक अच्छे मजबूत नेता हैं, उनकी मुस्लिम समुदाय में उनकी एक अच्छी पैठ है। इससे पहले गुड्डू जमाली बसपा में भी थे, बसपा से वो कई बार विधायक रहे थे। उसके बाद अभी उन्होंने AIM से चुनाव लड़ा था, जिसके बाद उनकी समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं से उनकी झड़प भी हुई थी चुनाव के टाइम पे, विधानसभा चुनाव के टाइम पे। उसके बाद फिर वो BSP में चले गए थे मायावती के कहने पे, लेकिन अब फिर वो BSP छोड़ करके फिर वो समाजवादी पार्टी में आए। समाजवादी पार्टी ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। तो देखिए, उनकी एक मजबूत साख है। देखिए, इसमें कोई कहना गलत नहीं होगा। गुड्डू जमाली की अब मुस्लिम समुदाय में एक अच्छी पकड़ है, मुस्लिम वोट बैंक उनके कहने पे वोट डालता है। अब ये देखना जरूर बेहद रोचक होगा कि गुड्डू जमाली आखिर क्या कमाल कर पाते हैं। अक्षर, अगर यूपी की राजनीति को बहुत करीब से देखें तो उसमें माई का समीकरण दिखाई देता है, मुस्लिम प्लस यादव। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि जो बीजेपी है वो माई का समीकरण दूसरा गिना रही है, M से महिलाएं और Y से युवा। बिल्कुल, देखिए, यूपी में अगर हम बात करें तो यूपी में वो यादव वोटर बहुत बड़ी संख्या में है। लगभग अगर हम उनकी बात करें मुस्लिम वोटर्स की, यादव वोटर्स की, तो यादव ही कहीं ना कहीं यूपी में पूरे अगर बात करें तो वो 30 से 35% के करीब है। मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो उनकी भी अच्छी तादाद अब हो गई है, क्योंकि जिस तरह से अभी जो वोटर लिस्ट शामिल की गई है उसमें काफी मुस्लिम युवा हैं। जो मुस्लिम वोटर्स कहीं ना कहीं देखिए बढ़े हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो जहां पे मुस्लिम वोटर्स ज्यादा हैं, या फिर पश्चिमी उत्तर या फिर पूर्वांचल की बात करें जहां पे मुस्लिम ज्यादा है, तो देखिए कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि जो समाजवादी पार्टी की जो राजनीति है, जो कांग्रेस की राजनीति है, वो MY के ऊपर इस समय चल रही है। क्योंकि पूरा फोकस, किसी भी राजनीतिक दल का पूरा फोकस, अगर उसको चुनाव जीतना है यूपी में, तो वो M और Y फैक्टर पे ही ज्यादातर काम करते हैं। क्योंकि दलित और पिछड़ा अब कई पार्टियों में विभाजित हो गए हैं, कई पार्टियों में बंट गए हैं, इसलिए उनको अब एकजुट करना फिर से ये बड़ा मुश्किल काम होगा। लेकिन मुस्लिम और यादव वोट बैंक एक ऐसा है जो अभी भी एक मुश्त किसी एक पार्टी के साथ जाता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे वो कांग्रेस रही हो। तो बीजेपी को ये बात अच्छे से पता है कि मुस्लिम वोटर बीजेपी के सपोर्ट में नहीं आएंगे, इसलिए वो मुस्लिम्स की बात नहीं करते हैं वोट बैंक के तौर पे। इसलिए वो महिलाओं और युवाओं को तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि देखिए महिलाओं को तरजीह हर पार्टी लगभग देती आई है। समाजवादी पार्टी भी कई सीटों से महिलाओं को अपने सिंबल पे उतारती है, और कांग्रेस भी कई बार करती है। लेकिन अब महिलाओं को जिस तरह से बढ़ावा बीजेपी ने दिया है, इस तरह का बढ़ावा अभी तक की फिलहाल किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं दिया था। ठीक है अक्षर, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।